55 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाजरीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रिजवान रब्बानी और आप देख रहे हैं रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अपना ये प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तलबा और तालबात की रहनुमाई के लिए, उनकी एक तरह से हौसला अफजाई के लिए और तालीमी मामलात में जहां पर भी हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें तलबा से गुफ्तगू करना चाहिए, उन्हें दीगर लोगों की बातें जो है उन तक पहुंचानी चाहिए, तो हम अपनी इस प्लेटफॉर्म का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो शख्सियत यहाँ पर बैठी हुई है, एक नौजवान, एक तालिबे इल्म ही है, लेकिन एक शख्सियत के रूप में मैं आपके सामने उन्हें पेश करना चाहूँगा। मैं मोहम्मद आरिफ को यहाँ पर आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो कि मोहम्मद आरिफ उनका नाम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इस नौजवानी के आलम में आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है और आपने एमडी किया है। और एमडी, बेशुमार डॉक्टर्स हमारे यहाँ मालेगांव शहर में है जो एमबीबीएस है, एमडी है, लेकिन मैं इनका इंटरव्यू क्यों कर रहा हूँ, ये सवाल पैदा होता है और इसी सवाल का जवाब जो है आज के इस पूरे सेशन में हम गुफ्तगू के जरिए यहाँ पर हासिल करेंगे। मैं आपको तमहीदी बातों में ये बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद आकिफ जो है वो किर्गिस्तान, बैरून मुल्क किर्गिस्तान से आपने एमडी क्वालिफाई किया है, कामयाब किया है। और जहां पर हिंदुस्तान के तलबा बैरून मुल्क जाकर अपनी तिब्बी मेडिकल की जो एजुकेशन है, मेडिकल की जो तालीम है वो मुकम्मल करते हैं, तो उन्हें हिंदुस्तान में प्रैक्टिस करने के लिए जो एग्जाम देना जरूरी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में मोहम्मद आकिफ ने एफएमजी भी क्लियर कर लिया है। और यही बात जो है वो सबब बनती है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि माना जाता है कि वो एफएमजी जो है वो काफी टफ होता है और बेशतर बच्चे जो है उसमें क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं या बहुत मुश्किल से कई मरतबा उन्हें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद आकिफ ने, मैं सबसे पहले मोहम्मद आकिफ आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, कांग्रेचुलेशन, आपने एक जबरदस्त काम यहाँ पर अंजाम दिया है। और किर्गिस्तान से एमबीबीएस करने के बाद आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमडी क्लियर कर लेते हैं। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप हमारे नाजरीन के रूबरू हो जाएं और उनको बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि इस तरह से आपको कामयाबियां जो है आपके कदम चूम रही है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र करता हूं कि उसने मुझे इस मकाम पर पहुंचाया। और जैसा कि रिजवान रब्बानी सर ने पहले ही बता दिया है कि मैं बैरून मुल्क से, किर्गिस्तान से अपनी एमडी की डिग्री करके आया हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ से अपना एफएमजी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। बहुत मुबारकबाद की बात है। ये डॉक्टर आकिफ ने जो कारनामा अंजाम दिया है, मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब कि आप मालेगांव शहर में किस इलाके में रहते हैं, किस इलाके में आपकी पैदाइश हुई, कहाँ आप बड़े हुए और आपकी इब्तदाई तालीम और सानवी तालीम जो है वो कहाँ पर हुई, वो भी बताएं। जी, मेरी पैदाइश खुशामदपुरा खानका शरीफ मस्जिद की गली में हुई थी। वहाँ पर मैंने सबसे पहले केजी जमात में दाखिला लिया सरदार प्राइमरी स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में। और मैं अपनी ज़िंदगी के 12 साल सरदार प्राइमरी और सरदार हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से ही पढ़ाई की है। क्या बात है। अच्छा, उसके बाद आपने अपना तालीमी सिलसिला कहाँ पर दराज रखा? उसके बाद 11वीं और 12वीं जमात के लिए मैंने साइंस फील्ड चुनी थी और उससे मैंने अपनी बड़ी मालेगांव हाई स्कूल से कंटिन्यू किया। जी, मालेगांव हाई स्कूल में आपने जो अपने जूनियर कॉलेज की तालीम हासिल की और उसमें आपने साइंस फैकल्टी को चूज किया। तो ये साइंस लेने का रुझान किस तरह से आप? दरअसल मेरे खानदान में बेशतर लोग डॉक्टर हैं। मेरे अब्बा जान, मेरे चाचा और मेरी चाची और मेरे मामा भी ज्यादातर यहाँ पर डॉक्टर ही हैं। और तो उनको देखकर भी एक मोटिवेशन आता था कि हम भी इस नोबल फील्ड में आए और जैसे कि लोगों का इलाज होता है, हम भी उनके लिए कुछ सामाजिक काम कर सकते। क्या बात है। ये तो एक बहुत ही अच्छा जज्बा है इस पूरे खानदान में कि तिब के शोबे से वाबस्ता रहकर जो तिब्बी खिदमत जो पेश करने का एक सिलसिला दराज है,
चाचा, वालिद और चाची और दीगर मामा वगैरह ने भी जो है टिप के शोबे में अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। बहुत खुशाइन बात है। और वहीं से हमें हमारे बच्चों को भी जो तरगीब मिलती है, तो उसी में डॉक्टर आकिफ का भी नाम आता है कि सरदार प्राइमरी स्कूल से आपने प्राइमरी का एजुकेशन हासिल किया, सरदार हाई स्कूल से आपने हाई स्कूल की तालीम हासिल की, फिर दी मालेगांव हाई स्कूल से आपने जूनियर कॉलेज साइंस फैकल्टी में। तो नीट का एग्जाम आपने या नीट की कुछ स्पेशल स्टडी कहीं से की? जी, मैंने नीट की स्टडी सेल्फ की थी। अच्छा। और उसके बाद मैंने जैसे नीट का एग्जाम दिया तो उसमें मेरे भी अच्छे नंबर आए थे, लेकिन वालिद साहब का ऐसा कहना था कि आप आउट ऑफ चले जाए और आउट ऑफ में अपना जो होता है जैसे कि कंप्लीट कर ले, यहाँ पर आकर आप एग्जाम दे दें। क्या बात है। मेरा अगला सवाल यही था आपसे कि यानी MBBS करना या मेडिकल फील्ड में जाने के लिए आपको BUMS, BDS या MBBS वो तो हिंदुस्तान में भी हो सकता था, तो आपने किर्गिस्तान का सफर क्यों यानी सफर किया? लेकिन आप बता रहे हैं कि आपके वालिद गिरामी का मतलब ये सजेशन था कि आप किर्गिस्तान चले जाएं। जी, दरअसल मेरे जो मार्क्स थे उसमें मेरा BDS में बड़ी आसानी से दाखिला हो रहा था, लेकिन MBBS के लिए मुझे कुछ ऐसे मार्क्स चाहिए थे जो मतलब ज़्यादा लग रहे थे। जी। तो मेरा ऐसा ख्याल था कि मैं एक साल अपना रिपीट कर लेता हूँ। अच्छा। लेकिन वालिद साहब का कहना था कि आप बाहर जाए, आपका एक साल बचा है, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा कीमती होता है। इफ यू कैन अफोर्ड यू कैन गो अब्रॉड, अगर आप कर सकते हैं तो आप जा सकते हैं अब्रॉड, क्योंकि वक्त जो होता है बहुत ज्यादा कीमती है। और दूसरा, आप यहाँ पर आकर एग्जाम दे दें, आपकी पूरी जो होता है लेवल सभी कुछ इंडियन डॉक्टर्स के जैसे ही होता है। क्या बात है। ये एक जबरदस्त रहनुमाई बोलना चाहिए कि वालिद का एक जबरदस्त किरदार यहाँ पर सामने आता है कि अगर वालिद इस मामले में रहनुमाई कर दे अपने बच्चों की, तो बच्चों का साल भी बच जाता है और किस तरह से जो है वो एक कामयाब यानी डॉक्टर के लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि किर्गिस्तान का सफर जो आपका रहा, आपने क्या उससे कबल बैरून मुल्क का सफर किया था? पहला सवाल। दूसरा ये कि क्या आप अंदरून मुल्क में भी यानी मुल्क के अंदर भी क्या आपने दीगर रियासतों का सफर किया था, या आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस ही रहा बैरून मुल्क जाने का? जी, सबसे पहले आपका पहला सवाल कि क्या मैंने इससे पहले बैरून मुल्क का सफर किया था, तो मैंने बैरून मुल्क का सफर नहीं किया था। जी। दरअसल मैं आपको अगर हकीकत बताऊं तो मैं मालेगांव को भी अच्छी से नहीं जानता। क्या बात है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। हालांकि हमारे दोस्त कहते हैं कि मालेगांव को अच्छी से नहीं घूमने वाला रशिया घूम के आया। क्या बात है। ये बहुत दिल गुर्दे का काम है और ये बहुत यानी बोलना चाहिए कि दिल बड़ा रखने का। एक वालिद और वालिदैन जो है अपने बच्चों को इस तरह से कि मालेगांव शहर का भी पूरा इलाका जो नहीं जानता है, वो मालेगांव शहर से बाहर निकलकर बैरून रियासत निकलकर बैरून मुल्क चला जाता है और वहां पर 5-6 साल की तालीम। क्या बात है। ये बहुत, मैं एक मतलब और मुबारकबाद पेश करूंगा, आपकी हिम्मत की दाद दूंगा। वरना हमारे यहाँ क्या कहते हैं उसे कि हमारी एक कमजोरी है, होम सिकनेस जिसे हम कहते हैं, कि हम घर से बाहर निकलना या हमारे इलाके से बाहर हम अपने आप को मालूम नहीं मतलब गैर महफूज महसूस करते हैं, जबकि हमें अपने मजहब पर और हमें अपने जो है दीन पर कायम रहते हुए हमें अपने पूरे एतमाद के साथ अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हुए हमें बिस्मिल्लाह कहना चाहिए और हर शोबे में हर जगह जाकर जो है हमारी अपनी जो है अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर आकिफ ने वही किया कि कोई सफर ना करते हुए भी आप, तो मैं चाहूंगा कि आप किर्गिस्तान की कुछ बातें बताएं कि किर्गिस्तान आप जब गए तो आपको कैसा लगा, क्या लगा, कितना नयापन लगा, क्या कितना अपने गांव के जैसा लगा, क्या लगा आपको? दरअसल जब मैं सबसे पहले बाहर निकला घर के तो मैं अपने कंफर्ट जोन में था। यहाँ पर घर से स्कूल, स्कूल से घर, ये मेरा रुझान रहता था। लेकिन जब मैं यहाँ से निकला तो जैसे कि सभी चीज मेरे लिए नई थी, नए लोग, नई ज़बान, नई तहजीब, नया खाना, क्या बात, नया सिस्टम, सब कुछ हमारे लिए बहुत ही नया था। तो जब हम वहाँ पहुंचे तो सबसे पहले हमको जो दुश्वारी पेश आई वो ज़बान की थी। तो हमने वहाँ की कोचिंग ने 1 साल तक वहाँ की 2 ज़बानें किर्गिज और रशियन सिखाया था। उसके बाद हम धीरे धीरे वहाँ के इन्वायरमेंट और वहाँ के कल्चर के साथ अडेप्ट होते हैं। और उसके बाद जो सिस्टम रहता था, पढ़ाई का सिस्टम पूरा इंग्लिश में रहता था, लेकिन जो कम्युनिकेशन था लोकल लोगों से, जैसे आप मरीजों से भी कम्युनिकेट करते हो, उनसे मतलब रूबरू होते हैं, तो आप उनकी ज़बान में बात करेंगे क्योंकि वो तो हमारी ज़बान नहीं जानते। तो मैंने उस ज़बान को सीखा था और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे वहाँ की 2 ज़बानें बखूबी आती हैं। क्या बात, वाह वाह।
तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा था, वहाँ का माहौल क्या था, मौसम वगैरह? जी, मौसम तो जैसे कि हिंदुस्तान में जैसे बेशतर औकात में महाराष्ट्र और मालेगांव कहा जाए तो गर्मियाँ होती है, लेकिन वहाँ पर महीने के मतलब 6 महीना साल के सर्दियाँ होती थी और उसमें भी बर्फबारी होती थी, स्नोफॉल रहती थी। क्या बात। और उसके अलावा 2 महीना विदाउट स्नोफॉल सर्दियाँ होती थी और बाकी औकात गर्मियों का मौसम और बरसात का मौसम होता था। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस था, क्योंकि हम जो यहाँ पर गर्मियों में पले बढ़े हैं उसके लिए वो -20 -30 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव करना थोड़ा सा हार्ड होता था। लेकिन हम जैसे कि प्रिकॉशंस लेते थे, इनर और जैकेट्स पहनकर, और उसके अलावा फिर धीरे धीरे हम अडेप्टिव होते गए। ये देखिए कि एक अपने माहौल से, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर जो है एक नए माहौल में जाना और अपने आप को एडजस्ट कर लेना, ये सिर्फ और सिर्फ मंजिल का तयन करने के बाद मुमकिन हो सकता है। कि हमने अगर मंजिल का तयन कर लिया है, हमने अगर एक गोल सेट कर लिया है और हमने अगर तहैया कर लिया है कि हमको ये करना है, तो फिर सारी मुश्किलात, सारी परेशानियां, सारी तकालीफ जो है उसको हम झेल कर जो है वो उस मंजिल तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। और वही काम आकिफ ने किया है। यकीनन इंटरव्यू तो बनता है, 27 कलमात तो बनते हैं, मुबारकबादियां तो बनती हैं ऐसे बंदों के लिए, ऐसे तालिबे इल्मों के लिए जो वाकई में जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिनका कुछ एम है, कुछ गोल है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको भी, आपके वालिदैन को भी, कि यकीनन वालिदैन का जो फैसला था वो सही साबित किया आपने, और ये आपने किया। होता ये है कि वालिदैन तो अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन कभी कभी जो है बच्चे जो है वो तकालीफ से, परेशानियों से घबरा कर या कुछ लापरवाहियां, कुछ कोताहियां करके जो है वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। लेकिन हमेशा बच्चों को ये सोचना चाहिए कि वालिदैन हमारे हक में अगर कोई फैसला करते हैं तो वो यकीनन हमारे अपने फायदे के लिए करते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मिसाली नमूना है हमारे अपने शहर का कि डॉक्टर आकिफ ने जो है किर्गिस्तान के बर्फीले मौसम को झेलते हुए जो है वहाँ की तहजीब को, वहाँ की ज़बान को, नई ज़बान को सीखते हुए जो है वो इस तरह से आज कामयाब होकर जो है वो अपना एक नाम, अपना एक मकाम बनाने में सरगर्दा है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप मज़ीद आगे की तालीम के लिए क्या करना चाहते हैं और आपने और क्या अज़ाइम तय करके रखे। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो FMG का हमारा एग्ज़ाम होता था, ये काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता था, जहाँ पर हर साल जहाँ पर या 6 महीने में एक बार ये होता है, तो 50,000 के करीब तलबात इसको देते हैं और इसका रिजल्ट होता है 10%, ज़्यादा से ज़्यादा 20% तक जाता है। तो यानी कि आप 50,000 में से लगभग 10,000 ही पास होते हैं, बाकी 40,000 इसमें रह जाते हैं, क्योंकि टफ एग्ज़ाम होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसके अंदर 199 मार्क्स हासिल किए। तो जो मेरा आगे का गोल है वो है नीट पीजी एग्जाम, और उसके अंदर मेरा MS करने का प्रोग्राम है, मास्टर ऑफ सर्जरी। और जैसा कि मैं FMG दे चुका हूँ, और नीट पीजी और FMG एक ही बोर्ड का एग्जाम होता है, और FMG के अंदर 70% नीट पीजी कवर होता है। तो बस मुझे मजीद 30% की स्टडी करनी है, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट पीजी भी क्लियर हो। माशाल्लाह, हमारी नेक ख्वाहिशात डॉक्टर आकिफ के साथ हैं, हमारी दुआएं इनके साथ हैं कि किस तरह से एक जबरदस्त प्लानिंग के तहत जो वो अपने एजुकेशन को मुकम्मल कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आपका स्टडी का तरीका कार भी बताएं कि हमारे बेशतर तलबा जो मेडिकल शोबे से वाबस्ता हैं, जो नीट का एग्जाम देने के ख्वाह हैं या जो मेडिकल शोबे में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक रहनुमाई हो जाए कि आपका स्टडी का तरीका कार क्या था और आपका शेड्यूल क्या रहा। जी, दरअसल मेडिकल फील्ड एक बहुत ही चैलेंजेस फील्ड होती है। यहाँ पर आपको हर रोज चैलेंजेस मिलते हैं जी। कभी बहुत ज्यादा मुश्किल आती है, कभी बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो जैसे कि आप स्टार्टिंग के दिनों में आपको बहुत अच्छा लगेगा, जैसे फर्स्ट ईयर में हम गए थे तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स होते थे जो बहुत इंटरेस्टिंग होते थे। उसके बाद कुछ बोरिंग सब्जेक्ट्स भी ऐड हुए, और यहाँ पर ऐसा है कि आपको आपका प्रैक्टिकल करते हुए आपको अपनी थ्योरी मेंटेन करनी होगी। जब हमने वहाँ पर कोर्स कंप्लीट किया तो यहाँ FMG के लिए हमने 6 महीना कोचिंग लगाया था। तो उसमें इस तरह होता था कि आप सुबह से 7 बजे उठते हैं और 7 बजे से 12 बजे तक आपको लगातार पढ़ाई करनी होती है। 7 बजे से 8 बजे तक आप कोचिंग करते हैं और 8 बजे से रात के 12 बजे तक आपको कोचिंग करनी होती है, आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है। तो ये हमने लगातार अपना रुझान 6 महीने तक बनाया, जहाँ पर हम रोज के 13 से 16 घंटे पढ़ते थे। और जितने भी मेरे FMG एस्पिरेंट हैं, मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि आपके जो लास्ट के 1 मंथ है, इट्स वेरी क्रूशियल, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। क्या बात। तो अगर आप उस 1 मंथ में आप भूल जाए कि आप किसी के दोस्त हैं या आपकी कोई लाइफ है,
बस आप ये सोचे कि ये 1 मंथ मेरी आगे की जिंदगी तय कर सकता है। ये मुझे 6 महीना पीछे भी कर सकता है और ये मुझे डॉक्टर बनने के राह पर ले जा सकता है। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे कि मेरा FMG का एग्जाम था तो मैंने अपना टिफिन लगाया हुआ था, क्योंकि बैरून मतलब कि दिल्ली में मैं था तो वहाँ पर हमको खाना नहीं होता था, हम टिफिन लगाते थे। तो हम टिफिन भी ऐसे लगाए थे कि 5 मिनट की दूरी पर हमारी लाइब्रेरी से होता था। अच्छा। ताकि हम पैदल चल के जाए और इसी बीच हम घर वालों से बात भी करते थे और वापस आते हुए मतलब कि खाना हजम भी हो जाए, क्योंकि आप खाने के फौरन बाद पढ़ते हैं तो आपको नींद आती है। तो हमने इस तरह अपना शेड्यूल बनाया हुआ था कि हमारा 1 मिनट भी वेस्ट ना हो और अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा आउटपुट निकला है और मुझे ये फख्र है कि अब मैं 6 महीना पीछे नहीं हूँ और मैं डॉक्टर बन चुका हूँ। वाह वाह माशाल्लाह, ये बहुत जबरदस्त स्टडी का तरीकाकार मोहम्मद आकिब ने बतला दिया। कि दिल्ली में कौन से अदारे से आप जुड़े रहे? जी, दिल्ली में मैंने मिस्ट कोचिंग क्लास ज्वाइन की थी। तो वो मतलब पूरे FMG फील्ड के लिए सबसे बेस्ट कोचिंग क्लास मानी जाती है। तो रिहाइश भी वहीं और पढ़ाई? मैं गौतम नगर में रिहाइश था, मैं वहाँ पर रहता था। तो वहाँ पर थोड़ा मतलब पूरा स्टूडेंट्स एरिया था, वहाँ के लोकल आबादी से ज्यादा स्टूडेंट्स की आबादी है। माशाल्लाह, ये बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और बहुत ही अच्छी मालूमात जो है हमारे उस एक्सपीरियंस को मिल रही है कि किस तरह से आप अपने गोल को सेट कर सकते हैं और किस तरह से आप बैरून शहर जाकर अपनी स्टडीज को मुकम्मल कर सकते हैं। ये यकीनन वो जो तमाम बच्चे जो बैरून मुल्क जैसे किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया और तुर्कमेनिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया और इस तरह से जितने भी इलाकों में आप हमारे जो हिंदुस्तान के तलबा MBBS की गरज से गए, MD की गरज से गए हुए हैं, तो उनके लिए ये इनकी बातें जो है, डॉक्टर आकिब की बातें जो है वो एक तरह से मशाल राह है, रहनुमाई का बाइस है कि इनकी बातों से वो रहनुमाई पाकर जो है वो अपने काम को जो है आगे बढ़ा सकते हैं और अपने मिशन को जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। तो डॉक्टर आकिब साहब, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ख्वाहिशमंद होंगे कि हम भी बैरून मुल्क जाएं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या उन्हें अपने अंदरून मुल्क ही अपना मेडिकल का कोर्स पूरा करना चाहिए या फिर निकलना भी चाहिए बात? जी देखिए, मेडिकल फील्ड हिंदुस्तान में एक नोबल फील्ड मानी जाती है और हिंदुस्तान के पास इतनी कॉलेजेस नहीं है कि वो जितने एस्पिरेंट हैं नीट यूजी के लिए उनको प्रोवाइड कर सके। तो अगर आपका नीट के अंदर सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका किसी वजह से अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता तो आप बिला शुबा बाहर जा सकते हैं, वहाँ से अपनी तालीम मुकम्मल कीजिए और यहाँ पर आकर FMG क्लियर कीजिए। आपका और इंडियन डॉक्टर्स का दोनों का लेवल एक ही होता है। हालांकि आप अगर बाहर जाते हो तो आप अपनी जिंदगी के पूरे 1 साल बचा सकते हैं। और ये भी है कि बाहर जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है, वो के लोग बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव होते हैं और आपको पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। आपको हर प्रैक्टिकल्स, हर चीजें कराई जाएगी, यहाँ तक कि आपको इंडियन प्रोफेसर भी प्रोवाइड होते हैं बहुत सी कंट्रीज में। और उसके अलावा आपको MCI कोचिंग क्लासेस भी लगा दी जाती है ताकि आपका यहाँ पर एग्जाम बखूबी आसानी से हो जाए, ताकि आपको कोई भी चीजें इंडियन एग्जाम के मुताबिक नहीं ना लगे। जैसे बहुत से सब्जेक्ट हमारे होते थे जो कि किर्गिस्तान से मुख्तलिफ होते थे। एक PSM का सब्जेक्ट है जो पूरा इंडियन लॉस के हिसाब से, इंडियन प्रोग्राम्स के हिसाब से होता था, तो वो भी हमें वहाँ पर सिखाया गया था ताकि आप यहाँ पर आए तो यहाँ के सिस्टम, यहाँ पर जितने भी इदारे हैं उसके बारे में बखूबी मालूमात आपको पहले से। वाह वाह। तो आपका किर्गिस्तान का जो कॉलेज रहा वो कैसा रहा, कौन सा कॉलेज रहा और वहाँ का जो शेड्यूल रहा कॉलेज का वो भी आप बता दें। और थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप फी स्ट्रक्चर के ताल्लुक से भी बताएं ताकि जो ऐसा जाने के ख्वाहिशमंद हो तो अगर उनकी कैपेसिटी हो तो वो कुछ अभी से अरेंजमेंट कर लेंगे या फिर अगर जो भी मामला हो वो थोड़ा सा। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं किर्गिस्तान से कांत एरिया में एक एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट है जो कि वहाँ का सबसे जाना माना और बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। मैंने वहाँ से अपनी तालीम मुकम्मल की है। तो जैसे आप अगर वहाँ पर जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से एजेंट्स या फिर डायरेक्ट वहाँ पर आप प्रशांत मिश्रा सर हैं तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे आप वहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो आपको 5 साल की फीस स्ट्रक्चर पहले से बता दी जाती है। वहाँ पर आपको जितनी फीस देनी होती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कम होती है एज कम्पेयर टू द इंडियन प्राइवेट कॉलेज। आप वहाँ पर जाइए और अपना जो भी है शेड्यूल मुकम्मल कीजिए। आपकी जो फीस स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं तो आपको पहले साल में
वहाँ पर चूँकि ये इंटरनेशनल का यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर सभी चीज़ें आपको डॉलर्स में करनी होगी। वहाँ इंडियन रुपीज़ या वहाँ की करेंसी में आप जो होता है फीस सबमिशन नहीं कर सकते। आपको वहाँ डॉलर देना होता है। पहले ईयर में आपको $5600 देना होता है, $5600। उसके बाद हर ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर में आपको $3100 देना होता है। और इसके अलावा वहाँ पर एक स्टेट एग्जाम होता है, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट आपका टेस्ट लेती है कि आप इस कंट्री के लिए एलिजिबल है कि नहीं। अच्छा। तो वो पूरे 5 साल का MBBS का कोर्स उस एक मींस टेस्ट के अंदर होता है। तो उसको गॉस एग्जाम बोलते हैं, स्टेट एग्जाम। उसकी फीस होती है $500 आपको देना होता है। बस इस फीस के अंदर आपका हो जाएगा। और जितना भी अगर आप कहें कि टोटल आपको कितना खर्च आता है, तो टोटल आपको 25 लाख के अंदर या उससे भी कम आपका फीस स्ट्रक्चर रहता है। और अगर आप वहाँ पर फर्स्ट रैंक लेकर आते हो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक, तो आपकी फर्स्ट रैंक के ऊपर आधी पूरी फीस माफ हो जाती है। क्या बात। और आधे रैंक मतलब सेकंड रैंक के ऊपर आधी फीस माफ हो जाती है। और थर्ड रैंक के ऊपर आपको हर मंथ 2000 सोम वहाँ की लोकल करेंसी दी जाती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई कि यहाँ पर कॉलेज जो है अपने एक तरह से स्कॉलरशिप भी फराहम कर रहा है, या कुछ इनाम यानी बच्चों के टैलेंट के मुताबिक जो है कुछ अपनी तरफ से इनाम के तौर पर जो है उनकी फीस कम की जा रही है। ये बहुत ही अच्छी बात बताई यहाँ के इस कॉलेज का, जो भी आपने नाम लिया इस कॉलेज का। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक अच्छी जगह, एक अच्छी कॉलेज में, एक अच्छे माहौल में, एक मतलब कम फीस में और एक लो बजट में जो है वो आपने जो है एक MBBS की डिग्री जो यहाँ पर बोली जाती है इंडियन में, और वहां पर MD शायद बोली जाती है, तो इस तरह से आपने मुकम्मल की। और आगे का भी आपका एम जो है वो MS करने का है। तो MS के लिए आपने क्या सोचा कि क्या वो भी आप बैरून मुल्क जाएंगे या यहीं पर पे? जी, मैं अपने हिंदुस्तान में ही MS कंटिन्यू करना चाहूँगा। और मैंने उसके लिए, चूंकि मैंने बताया पहले से कि नीट PG के लिए जो कंटेंट्स होता है वो हमारे FMG में 70% ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो अब मुझे सिर्फ 30% स्टडी करनी है। उसके बाद इंशाल्लाह मेरा एक ईयर हो जाता है और मैं अपने हिंदुस्तान में, अपने महाराष्ट्र में, अपने जिला या उसके अतराफ में ही MS करना चाहूँगा। क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वो भी अज़्म लेकर बैठे हुए, वो भी मतलब एक गोल सेट करके डॉक्टर आकिब यहाँ पर मौजूद हैं। और एक तरह से मतलब देखने वाले हमारे नाज़रीन और हमारे तलबा तालबात के लिए एक जबरदस्त मिसाल बैठी हुई है यहाँ पर कि आप देखें, इनसे मुलाकात कर सकते हैं आप जब तक ये मालेगांव शहर में मौजूद है। आप इनसे मुलाकात कीजिए, इनसे बात कीजिए, इनसे रहनुमाई लीजिए, इनसे सरपरस्ती लीजिए और अपनी तालीम को जारी वो सारी रखिए। एक बेहतरीन यहाँ पर आकिब ने अपनी बातें यहाँ पर पेश की है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छा बोलते हैं और इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं, लेकिन ये इस इंटरव्यू लेकर जो है मेरी बोलती बंद हो रही है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर आकिब आप कोई मैसेज दें, हमारे जो नाजरीन हैं, हमारे जो तलबा और तालबात हैं, उनको कोई मैसेज है। जैसे कि तलबात को, क्योंकि आजकल का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है, तो आप जो होता है कभी भी अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि ये आपका मोरल डाउन कर देता है। क्योंकि आप कभी देखते हैं कि अगर सामने वाला हमारे से बेहतर नहीं है तो आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, और अगर आप देखते हैं सामने वाला हमसे बेहतर है तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने आप पर फोकस करें, आप अपने ऊपर मीन्स कि अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि आपके जो मार्क्स आए हैं वो आपके स्टडी के मुताबिक नहीं है तो आप और ज़्यादा फोकस करें और अपने आप को परफेक्ट करें। आप दूसरों को मत देखिए, क्योंकि दूसरों को देखना आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि दूसरों से कंपेयर करके हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम खुद को परफेक्ट करके ही आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपको अपना जो गोल है, आगे की जो फील्ड में आप जाना चाहते हैं वो आप पहले से ही तय कर लें कि आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, या उसके लिए कौन सी तालीमात ज़रूरी है, कौन सी कोचिंग, कौन सी फैकल्टीज ज़रूरी है। अगर आप ये पहले से तय कर देते हैं तो आपको आगे की जो फील्ड है आप जो चुनना चाहते हैं वो आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम तय करते हैं कि हमको ये बनना है, लेकिन किस तरह बनना है, उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ें, क्या पढ़ाई, क्या किताब ज़रूरी है, हमको नहीं पता होता, जिसकी वजह से हम रुक जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात कि पेशगी तैयारी, आपका जो भी एम है, जो भी आपका मकसद है, जो भी आप करना चाहते हैं, उसके लिए पेशगी तैयारी कीजिए। उसके लिए लगने वाले सारे माहौल को, सारे लवाजमात को आप यकजा कीजिए और इस तरह से जो है वो आप अपना काम जो है मुकम्मल कर सकते हैं। मैं इस मौके पर डॉक्टर आकिब साहब को
फिर एक मतलब मुबारकबाद पेश करूंगा न सिर्फ रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से, बल्कि मैं चाहूँगा कि पूरे शहर के जितने भी तलबा और तालिबात हैं, जितने भी डॉक्टर आकिब के असातिज़ा किराम हैं और जो भी इस शोबे में जाना चाहते हैं और अपनी तालीम को मुकम्मल करना चाहते हैं, उन तमाम की तरफ से मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। न सिर्फ आपको बल्कि आपके वालिदैन को भी मुबारकबाद कि इस वक्त अगर आपके वालिद भी यहाँ पर होते तो हम उनसे भी उनके एहसासात को जानते, लेकिन चूंकि वो अपनी तिब्बी खिदमत में मसरूफ है, मैं चाहूँगा कि आप उन्हें मुबारकबाद पेश कर दें। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत ही मुफीद बातें आपने हमारे नाज़रीन के लिए कही। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। मैं इस मौके पर अपने तमाम असातिज़ा जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, केजी से लेकर 10वीं तक जो मैं सरदार हाई स्कूल में रहा हूँ, तो उन सबको शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं अपनी तालीमात को यहाँ तक के कंटिन्यू कर सका हूँ। बिलखुसूस मैं रज़िया आपा और अर्शिया आपा को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी इस जर्नी के अंदर बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया और जिस वक्त मैं डिमोटिवेट हो रहा था, यही दो थे जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। और दूसरा मैं अपनी परवीन आपा जो मेरी मालेगांव हाई स्कूल की थी, उन्हें भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और विनीत सर जिन्होंने FMG के वक्त मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, उनके मोटिवेशन के बगैर ये FMG निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि ऐसा होता है कि आप एग्जाम टाइम में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। तो उस स्ट्रेस को कम करने में विनीत सर ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। और बिलखुसूस मैं रब्बानी सर को भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरा इंटरव्यू। माशाल्लाह, वाह 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 वाह, ये बेहतरीन, अच्छा लगा, ये तो और अच्छी बात है। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।